हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज जिस रोचक विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो शुंग शासकों से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने थंबनेल में भी देखा इस चीज़ को, और बहुत ही रोचक विषय है ये कि शुंग शासक बौद्ध विरोधी थे, ऐसा माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, कई इतिहासकारों का कहना है कि शुंग शासक जो है वो बौद्ध विरोधी थे। एक एनालिसिस करेंगे अच्छा खासा, और अगर वो बौद्ध विरोधी थे तो सांची और भरहुत के जो स्तूप हैं वो शुंगों की बड़ाई करते हुए और बौद्ध धर्म के संरक्षण को दिखाते हुए क्यों दिखते हैं, जो कि इन्हीं के शासनकाल में उसमें कुछ न कुछ प्रकार से पुनरुद्धार और इस तरह के कार्यक्रम किए गए थे। तो बेसिकली अगर देखें तो आज के इस टॉपिक में हम पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग के अलावा शुंग वंश के जो दूसरे शासक हैं और उनके द्वारा जो बौद्धों का जो उत्पीड़न किया गया उसकी जांच करेंगे कि कहाँ तक उसमें सत्यता है, कहाँ तक चीज़ें उसमें शामिल हैं। आपका इस पर क्या विचार है, मैं चाहूँगा कि पूरा सेशन एक बार देख लें। निश्चित तौर से आप लोगों ने इसके बारे में पहले ज़रूर सुना होगा, तो जैसे ही आप स्टार्टिंग में थंबनेल देखते हैं या फिर जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, आपके मन में विचार आना शुरू हो जाता है और बगैर पूरी चीज़ों को सुने आप कई बार यहाँ पर अपने उत्तर देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो भी विचार हों इस पर एक बार पहले पूरा लेक्चर ज़रूर देख लें, और मैं फिर ये चाहूँगा कि सभी व्यूअर्स जो हैं अपने कुछ ना कुछ इनपुट्स ज़रूर दें, बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका इस पर क्या विचार था, क्या विचार है, क्या ये सीखने और समझने के बाद आपके विचार में कुछ परिवर्तन आया। तो एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे एक क्लैरिटी हो जाती है कि आप लोग बातों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर क्या और बातें हैं जो समाज में हैं जो आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू ही पता चलेंगी। बस मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि किसी भी प्रकार से जब आप कमेंट करें तो उसमें किसी भी प्रकार से अनर्गल बातें ना हो, अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि एक शिक्षा के आधार पर, मतलब आप लोगों को शिक्षण के आधार पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको एक अध्ययन के तौर पर देख रहे हो, या फिर ऐसे नहीं कि बस कुछ भी मन में आया और बोलना शुरू कर दिया। तो वैसे नहीं करना है आपको। मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी से कमेंट यहाँ पर करें। आप लोगों के कमेंट मैं सभी के देखूंगा और कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। पुष्यमित्र शुंग और बौद्धों के कथित उत्पीड़न की बात यहाँ पर हो रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम शुंग वंश की बात करें, शुंगों की बात करें, तो ये मौर्योत्तर काल की बात हो जाती है। मौर्योत्तर काल का मतलब हो गया कि मौर्य वंश के पतन की बात, ठीक है, मौर्योत्तर काल की बात है। अर्थात जब मौर्य अब शासन में नहीं रहे तो उसके बाद जिन लोगों ने रूल किया वो शुंग शासक हुए। और शुंग शासकों की बहुत बड़ी तो कोई राजनीतिक श्रृंखला नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ राजनीतिक श्रृंखला देखने को मिलती है कि मौर्यों के पतन के पश्चात इनका उदय होता है। शुंग वंश हैं, कण्व वंश हैं, सातवाहन वंश हैं, ऐसे करके उत्तर मौर्य काल के शासक हैं। और फिर कुछ विदेशी आक्रांताओं के बारे में भी आप लोग बारी बारी से पढ़ते होंगे उस समय। तो बेसिकली मौर्योत्तर काल में यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि भाई शुंगों का शासन आया, कण्वों का शासन आया, कण्व वंश, और सातवाहन वंश। ये आपके ऐसे वंश हैं जो भारतीय वंश के अंतर्गत गिने जाते हैं, भारतीय शासकों के अंतर्गत गिने जाते हैं, भारतीय शासक जो कि मौर्योत्तर काल में अपना शासन कर रहे थे। इसके अलावा कुछ जो हैं आप देखेंगे विदेशी रूलर्स भी हैं, विदेशी जो आक्रांता हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खास तौर से हिंद यवन, बैक्ट्रियंस जिनको कहा जा सकता है, उनके आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, जो शुरुआत जिनकी शायद शुंग वंश के शासकों के समय में हो जाती है। तो अब मध्य भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा, उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्हीं सब में डिवाइडेड है। तो हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश को पहले थोड़ा सा जानेंगे, फिर इस पे आएंगे कि पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के दूसरे शासक और बौद्धों का उत्पीड़न से क्या कनेक्शन है, उसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टडी IQ ने शुरू की है। और अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि शानदार फीचर हैं, न सिर्फ क्लासेस इसमें मिलेंगी आपको, बल्कि नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, क्लास नोट्स हैं, PDF है, जो बोर्ड वर्क है उसका PDF है, आपको क्रक्स मिल रहा होगा,
हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होंगे, सब मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट बुक जो है उसका सेट आपको मिलेगा, सेट ऑफ 18 बुक पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बॉक्स आपके पास फिजिकली जाएगा, उसमें न सिर्फ किताबें होंगी बल्कि अध्ययन से रिलेटेड दूसरे एसेसरीज जैसे मैप है, हाइलाइटर है, कैलेंडर है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के लिए आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसके अंतर्गत। तो जो लोग बैच में इनरोल होते हैं, हर महीने उनका टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनमें में से टॉप 10% लोगों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीआरपी प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनको फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाता है प्रीलिम से पहले। यानी कि वो ऑफलाइन आकर के हमारे साथ हमारी संस्था में आकर के पढ़ते हैं और उसका उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है, सिर्फ ये बैच का ही शुल्क है। इसके अलावा जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, हमने प्रतिज्ञा की है कि हम उनकी फी रिफंड कर देते हैं। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, जिसके लिए हम आपको पीआरपी प्रोग्राम भी देंगे। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे सब चीज़ों की, और आगे मेंस के लिए आपको हम फ्री में तैयार करेंगे। फिर से एक बार रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको यहाँ पर दे रहे होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये बैच शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है, लेकिन ये ऑफर की जो डेट है वो 11 अक्टूबर है। तो वैसे तो ये आपका 37,000 का बैच करीब करीब बैठता है, बट अगर अभी आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको परचेज करोगे 11 तक, तो आपको ये 32,999 का मिल जाएगा। ध्यान रहे ये 2028 का बैच है। इसी तरीके से 2027 का बैच है, उसका प्राइस कुछ कम है इससे, और 2026 में अगर आप अतिरिक्त मेहनत करके तैयारी के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका प्राइस और भी ज़्यादा कम है, वो भी आप जोड़ सकते हो। सारी फैसिलिटीज सभी में है। तो अक्टूबर के बैच की हो चुकी है शुरुआत, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग और बौद्धों का जो यहाँ पर उत्पीड़न वाली बात है उसको लेकर के हम कुछ चर्चाएं यहाँ पर रखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एस्टैब्लिश जो शुंग वंश है उसकी अगर हम बात करें तो 185 से लेकर के 75 ईसा पूर्व के आसपास ये शुंग वंश का शासनकाल हमको देखने को मिलता है। अर्थात दूसरी शताब्दी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक आपको इसका शासनकाल देखने को मिलेगा पूरे शुंग वंश का। स्थापना जिन्होंने की है वो इसके जो शासक है, प्रथम शासक है, उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग में जो पुष्यमित्र हैं अर्थात शुंग वंश के जो शासक हैं, इनकी जाति या वंश कैसा है, इसको इतिहासकारों के बीच में इसको लेकर के काफी ज्यादा मतभेद है। ज्यादातर मान्यता जो है इस बात की है कि पुष्यमित्र या शुंग वंश के जो शासक हैं वो शासक ब्राह्मण वंशी हैं। ठीक है, और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण वंशी नहीं है बल्कि ईरान से संपर्क रखते हैं, क्योंकि इसमें जो मित्र शब्द आता है वो कहीं ना कहीं ईरान में मित्र शब्द जो है ईरानी ग्रंथों में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ से बिलोंग करने वाले लोग हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मत है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मत ये है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने नाम के आगे मित्र शब्द लगाया है। विश्वामित्र भी तो मित्र शब्द लगाते हैं, पर वो तो ब्राह्मण है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा लोग जो है इनको ब्राह्मण वंशी शासक के तौर पर देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमको मालूम है कि पुष्यमित्र शुंग जो है इसने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक जिसका नाम था बृहदत्त मौर्य, इनकी हत्या की और हत्या करने के बाद ये सिंहासनारूढ़ हुआ, तो इनको मारा। ठीक है, इनको मारने की हमको यहाँ पर खबर देखने को मिलती है और इनको मारने के बाद ही यहाँ पर ये शासन करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी हत्या की गई। अब हत्या के लिए भी एक प्रोसीजर दिखाया जाता है कि इसने जो है एक सैनिकों की एक सभा बुलाई है मार्च करने के लिए, मतलब परेड वगैरह जैसे होती है वैसे बुलाया है। राजा भी उसमें शामिल हैं इस परेड को देखने के लिए, और फिर वहीं पर धोखे से राजा की हत्या कर दी जाती है महसेना के सामने, जिससे कि सेना के अंदर एक विशेष ये जाता है, मैसेज जाता है कि तुम सब ध्यान से सुनो कि अब हम राजा हैं। तो ये चीज़ है। बेसिकली इनके बारे में कहा जाए तो बृहदत्त मौर्य जो हैं इनके सेनापति हुआ करते थे, सेनापति कह सकते हैं आप या प्रमुख सेनानी कह सकते हैं, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग का रिलेशन बृहदत्त मौर्य से उसके सेनापति के तौर पर हमको देखने को मिलता है। तो ये तो बेसिक बातें मैंने आपको बताई जो कि जानना जरूरी है। सीधे टॉपिक में उतरते तो आपको ये बात शायद समझ में नहीं आती। कहते हैं कि बृहदत्त मौर्य की मृत्यु के बाद तकरीबन 10 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने शुंग वंश में शासन किया है, पर ये कितना सही है कितना नहीं सही है इसकी भी प्रमाणिकता पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है।
लेकिन माना जाता है कि 10 शासक हुए हैं जिन्होंने तकरीबन 110 से 112 साल तक शासन किया, जिसमें देवभूति अंतिम शासक है। अब जो शुंग वंश है, इसकी जानकारी के 2 स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। एक है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पुराण। साहित्यिक स्रोत में एक तो आ जाता है आपका पुराण, और पुराणों में भी कुछ खास पुराण हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, और आपका ब्रह्मांड पुराण है। ये सारे जो पुराण हैं ये इनकी जानकारी देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत हमको यहां पर एक तो देखने को मिलेगा, जैसे पुराण के तौर पर। इसके अलावा महाभाष्य, महाभाष्य जो है ये भी कहीं ना कहीं शुंग वंश की जानकारी देता है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि पतंजलि, ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके राजपुरोहित यानी कि धार्मिक गुरु के तौर पर प्रमुख गुरु हुआ करते थे, राजपुरोहित हुआ करते थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यवन आक्रमण की चर्चा की है अपने इस महाभाष्य में, और ये भी कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाए गए, जिसमें पुरोहित जो है वो यही थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो है वो पतंजलि ही थे। तो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य यहाँ पर रचना किया गया। इसके अलावा अगर आप बाणभट्ट का हर्षचरित्र देखेंगे, हर्षचरित्र की बात करेंगे, जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो उसमें भी पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमको देखने को मिलती है, शुंग वंश की जानकारी हमको देखने को मिलती है। पुष्यमित्र को उसमें अनार्य कहा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने उनको क्या कहा है, अनार्य कहा है। और इसी हर्षचरित्र में ही बाणभट्ट ने जो अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य हैं उनके बारे में भी लिखा है कि वो एक प्रज्ञा दुर्बल शासक हैं, अर्थात बहुत प्रसिद्ध शासक नहीं है, दुर्बल शासक हैं, और दुर्बल शासकों को का तख्ता पलट होता है, ऐसा स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा गार्गी संहिता, गार्गी संहिता भी आप देख सकते हो। गार्गी संहिता जो कि कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, गार्गी संहिता, उन्होंने भी इसके बारे में वर्णित किया है। उन्होंने ज्योतिष की गणना के अनुसार बताया है कि इस समय यवनों का आक्रमण हुआ है, तो यवनों के आक्रमण का उल्लेख हमको मिल जाता है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो दिव्यावदान आप यहां पर लिख सकते हैं, दिव्यावदान, इसमें भी शुंगों की कहानी हमको देखने को मिल जाती है। और दिव्यावदान वो एक ऐसा ग्रंथ जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो शुंग शासक थे ये बौद्ध विरोधी थे। बौद्ध धर्म का शुंगों को खास तौर से, अगर आप पुष्यमित्र की बात करें तो ये पुष्यमित्र को बौद्धों का संहारक मानते हैं, बौद्धों का संहारक। ठीक है, इनको बौद्धों का क्या माना जाता है, संहारक माना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के संहारक हुए। तो ये कुछ सोर्सेज हैं आपको। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये जरूर आप लोगों ने सुना होगा। मालविकाग्नि मित्रम जो है ये कालिदास के द्वारा रचित रचना है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र, जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, उनका कहीं ना कहीं यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। अग्निमित्र जो है वो विदिशा के शासक जो हुआ करते थे उनको पराजित करने जाते हैं, तो ये कहानी भी हमको वहां पर देखने को मिलती है। सो दीज आर द इनफ लिटरेरी सोर्सेज अबाउट द शुंगा डायनेस्टी। और दूसरा अगर हम देखें जो स्रोत है वो क्या है बेटा, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में आप अयोध्या अभिलेख की बात कर सकते हैं। अयोध्या अभिलेख जो है उसकी बात कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से शुंगों का वर्णन किया गया है। इसमें भी आप देखेंगे कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इन यज्ञों का वर्णन अयोध्या लेख से हमको देखने को मिलता है। अयोध्या के राज्यपाल हुआ करते थे धनदेव, उनके द्वारा अयोध्या लेख जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, तो धनदेव के द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक बेसनगर अभिलेख मिलेगा आपको, बेसनगर अभिलेख। उस बेसनगर अभिलेख में भी पुरातात्विक स्रोत के तौर पर इसकी एक्सेप्टेंस है कि इसके जो नवे शासक थे, शुंग वंश के जो नवे शासक थे भागभद्र, उन्होंने बेसनगर में उनके समय में एक यूनानी आया था हेलियोडोरस, जिसने वहां पर एक स्तंभ स्टैब्लिश किया था जिसको गरुण स्तंभ या हेलियोडोरस पिलर के तौर पर जानते हैं। और ये साबित करता है कि वो लोग भागवत संप्रदाय से बिलोंग करते थे। इसके अलावा आप भरहुत अभिलेख की बात कर सकते हैं, भरहुत अभिलेख की बात कर सकते हैं। भरहुत अभिलेख में शुंग नरंजे करके एक शब्द लिखा हुआ है,
और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें स्पष्टीकरण मिलता है कि इसको जो है डेवलप कराया गया या फिर बनाया गया शुंगों के द्वारा, लेकिन किस शुंग शासक ने बनाया ये उसमें कोई नाम नहीं मिलता। ठीक है, सांची स्तूप में भी इसी तरीके के डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं, सांची स्तूप में भी इसी तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो सांची स्तूप भी कहीं ना कहीं पुरातात्विक अभिलेख हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कौशाम्बी है, अहिछत्र है, अहिछत्र वाला जो इलाका है जो बरेली के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको अयोध्या बताया है, अयोध्या। इन सब जगहों से कुछ कॉइन्स यानी कि कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो किसके काल के हैं, जो आपके शुंग वंश के काल के देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी शुंग वंश की जानकारी। अब इसमें खास तौर से आरोप पुष्यमित्र शुंग पे लगता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या है, एक आक्रांता है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक ऐसे शासक के तौर पर जाने जाते हैं, आक्रांता नहीं कहेंगे क्योंकि बाहर से नहीं आए हैं ये, बट ऐसा आरोप जरूर लगता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्धों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न करते हुए नजर आते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा जाने अगर हम, तो शायद यहां से कुछ क्लियरिटी आएगी। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग एक ऐसे व्यक्ति जिनको कई जगहों पर, जैसे पुराणों इत्यादि में देखा जाए तो इनको औदभिज के नाम से बुलाया गया है। औदभिज का मतलब होता है अचानक से जिसकी उत्पत्ति हुई। तो मैंने आपको घटना बताई कि भाई उससे पहले मौर्य वंश का शासन चल रहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि तख्ता पलट होगा, बट हुआ तख्ता पलट चट से एकदम। तो औदभिज इसी रूप में कहा गया। कई सारे लेखों में इसको सेनानी या सेनापति के रूप में या अनार्य के रूप में वर्णित किया गया। तो बहुत सारी धारणाएं हैं इसको लेकर के। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसके शासन काल को हम ये जरूर स्वीकार कर सकते हैं कि अशोक के द्वारा जो बुद्धिज्म को एक बहुत बड़ा जो एक प्रचार प्रसार का आधार मिला था अशोक के द्वारा, वो धीरे धीरे करके मौर्यों के समय में पतन उसका होता गया और उसे पूरी तरीके से समाप्त करने का काम जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ होगा, जिसने फिर से मौर्यों के समय में जो वैदिक परंपराएं जो खत्म सी हो गई थी उसको फिर से शासन के अंतर्गत लेकर के आया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका शासनकाल वैदिक परंपराओं का पुनर्जागरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके कुछ युद्ध होते हैं, जैसे इनका एक युद्ध होता है विदर्भ से। विदर्भ आप देख सकते हो, यहां आपको ये विदर्भ वाला लोकेशन देखने को मिल रहा होगा। ये विदर्भ वाला लोकेशन आप यहां पर समझ रहे हैं। तो विदर्भ में आक्रमण करना और उसके शासक को पराजित करना, आज के समय का जो बरार वाला इलाका है वो, तो विदर्भ के शासक हुआ करते थे यज्ञसेन। यज्ञसेन को पराजित किया है इनकी सेना ने, और सेना को जो लीड किया था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र ने क्या किया, इन्हें पराजित किया और इन्हें पराजित करके यहाँ पर विजय हासिल की। और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को इसी जगह का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से कहानी हमको विदर्भ युद्ध से देखने को मिलती है। मालविकाग्निमित्रम में इस घटना का जिक्र अच्छी तरीके से किया गया है। यवन आक्रमणकारियों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिमोत्तर वाला जो इलाका है यहां से यवनों का आक्रमण हुआ और प्रथम हिंद यवन आक्रमणकारी का आक्रमण आप यहां पर देख सकते हैं। जो ये वाला लोकेशन है ये यवनों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें उनकी राजधानी जो है वो शाकल या शाकला हुआ करती थी। कई जगहों पर शाकल या शाकल लिखते हैं। माना जाता है कि डेमेट्रियस फर्स्ट ने शायद यहां पर आक्रमण किया था, और गार्गी संहिता में और मालविकाग्निमित्रम में इस बात के उल्लेख हमको देखने को मिल जाते हैं आसानी से, है ना। इसके अलावा इसने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ करवाए, और शायद अश्वमेध यज्ञ को इस तरीके से देखा जाता है कि इसने इन्हीं यवनों को विजय करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। महाभाष्य में पतंजलि ने इस तरीके का वर्णन किया है, और अयोध्या लेख में धनदेव का जो अयोध्या लेख है वहां से भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर कुछ चीजें यहां पर बताई। क्लियर। अब हम आ जाते हैं सीधा बौद्ध संहारक के रूप में पुष्यमित्र शुंग को देखने के लिए। तो यहां पर एक इतिहासकार हैं ईजे रैप्सन, उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईजे रैप्सन जो है उनका स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आप देखोगे तो हम इसी चीज का एनालिसिस करने वाले हैं पूरी तरीके से कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या सच में बौद्धों का उत्पीड़न किया। तो ईजे रैप्सन क्या कह रहे हैं, बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र बौद्धों के एक महान उत्पीड़क के रूप में दर्शाए गए हैं, जिनका उद्देश्य
बौद्ध मत के विनाशक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना था। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी जो आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, यहां पर समझनी पड़ेंगी, तब जा करके आपको यहां पर क्लियरिटी आएगी। तो अगर बौद्ध जो साहित्य लिखा हुआ है उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या लिखा, बौद्धों के एक महान उत्पीड़क के रूप में दर्शाया गया। कई सारे बौद्ध साहित्य, जैसे मैंने आपको दिव्यावदान के बारे में बताया, तो दिव्यावदान में ऐसा वर्णन किया गया है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे बौद्ध साहित्य भी हैं जिसमें कहा गया कि प्रत्यक्षतः कुछ बौद्ध मठ हैं जिनके ऊपर पुष्यमित्र शुंग ने अटैक किया और वो वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाया। जैसे कुक्कुट राम विहार की एक घटना का वर्णन किया जाता है। कुक्कुट राम विहार, कहते हैं कि कुक्कुट राम विहार में जब इसकी सेना आक्रमण करने गई तो वहां पर सिंह गर्जना सुनाई दी और इसकी वजह से वो वहां से लौट आया भयभीत होकर। इसके बाद जब दोबारा से आक्रमण करने गया तो फिर यही घटना घटित हुई और तिबारा जब आक्रमण किया तो फिर यही घटना घटित हुई। इस प्रकार से बार बार सिंह गर्जना सुनने के बाद इसके सैनिक वापस वहां पर आक्रमण करने नहीं गए, तो ये वहां से निकल गए और उसके बाद ये सियालकोट पहुंचे, जो पंजाब की तरफ आपको पश्चिम उत्तर में भी मैंने मैप में दिखाया था, जिसको आजकल हम लोग सियालकोट के नाम से जानते हैं। वहां पर बौद्धों के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया गया और कुछ यहां पर उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि पूर्वी पंजाब में जो साकला या साकाल है वहां पर बौद्ध समुदाय को खत्म करने की कोशिश की गई और भिक्षुओं के सिर के लिए 1000 दिनार का इनाम भी यहां पर दिया गया। और इसी तरीके के स्टेटमेंट में साबित होता है कि बौद्धों को कहीं ना कहीं उत्पीड़ित किया गया था पुष्यमित्र शुंग के समय में। ठीक है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, जो इतिहासकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं उनके तर्क अभी यहां पर बता रहा हूं कि किस इतिहासकार ने इस तरीके के आक्रमणों को किस तरीके से देखा है। पहले आप उसको समझ लें, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। तो एक बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वीए स्मिथ की बात करें। ठीक है, जो वीए स्मिथ हैं ये क्या बात कर रहे हैं, इनको भी जरा एक बार देखते हैं कि पुष्यमित्र केवल हिंदू अनुष्ठानों के शांतिपूर्ण उद्धार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म का बर्बर उत्पीड़न किया, मगध से लेकर जालंधर तक मठों को जलाया और भिक्षुओं का वध किया। ये वीए स्मिथ का कथन है। कहा जाता है कि कई भिक्षु जो उनकी तलवार से बच गए थे वे अन्य शासकों के क्षेत्र में भाग गए। अर्थात यहां पर डिफरेंट जगहों पर माइग्रेशन आपको बौद्धों का देखने को मिलता है। ये वीए स्मिथ ने अपनी रचनाओं में लिखा। ठीक है, तो यहां पर यही चीजें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं इनका भी एक्सेप्टेंस जो है इस चीज की ओर मिल रहा है कि बौद्ध संहारक के तौर पर पुष्यमित्र शुंग को देखा जा रहा है। ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किए और उसमें से बहुत सारे बौद्धों की यहां पर हत्या भी हुई और कई जान बचा करके वो अलग अलग जगहों पर चले गए। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आता है जो कि आरपी चंद्रा का है या चंदा का है। कह रहे हैं कि यह किंवदंती स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि बौद्धों को पुष्यमित्र एक ऐसे गैर बौद्ध सम्राट के रूप में याद थे जिसका प्रभुत्व साकला या सियालकोट तक फैला हुआ था, जिसने शक्ति और प्रसिद्धि में अशोक का मुकाबला करने की कोशिश की थी। तो यहां से इस तरह की चीज भी सामने आती है कि राज्य विस्तार की कहीं ना कहीं एक मतलब इन शासकों का यह मत है कि राज्य विस्तार के लिए और फिर से हिंदू धर्म के पुनरुद्धार या गैर हिंदू खासतौर से उस समय जो बौद्ध धर्म था उसके विनाश के लिए कदम उठाए गए थे। और इस तरीके से जैसे अशोक एक महान बौद्ध शासक के तौर पर भी जाना जाता है, बौद्ध शासक तो नहीं है लेकिन उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण बहुत अच्छी तरीके से प्रदान किया था बौद्ध धर्म को, तो कुछ उसी तरीके से ये शायद ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान करना चाहते थे, इसलिए यहां पर इस तरीके की बात लिखी गई। तो ये आरपी चंद्रा की बात हो गई। फिर मैं आपको पीजी बागची जी का स्टेटमेंट बताता हूं। पीजी बागची जी ने, जायसवाल एक इतिहासकार हैं, उनके कथनों को रीड किया और कहा कि एक टर्म है जिसका नाम है गोपी मुख्यो। गोपी मुख्यो नाम का राजा है जो पुष्यमित्र शुंग के रूप में पहचाना गया है और यह पहचाना है मिस्टर जायसवाल ने। तो श्री जायसवाल एक ऐसे इतिहासकार हैं कि उन्होंने गोपी मुख्य के रूप में पुष्यमित्र शुंग को पहचाना है, लेकिन गोपी मुख्य इसको क्यों कहा जाता है ये नहीं पता चलता। अब आप कहेंगे कि इसका रिलेशन पुष्यमित्र शुंग से कैसे है, पुष्यमित्र शुंग से कैसे चलता है। एक्चुअली अभी मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पीजी बागची जो हैं वो ये समझते हैं, इनके मत से सहमत हैं
कि कोई गोपी मुख्य हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बौद्धों को जो है क्या किया, बौद्धों के ऊपर जो है इस तरीके का आक्रमण किया है, बौद्ध मठ तोड़े हैं, बौद्ध जो श्रामण हैं उनके ऊपर जो है इनाम रखा गया। इन सब चीजों की सहमति ये प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें पुष्यमित्र का नाम नहीं लिखा है, उसमें नाम लिखा गया है गोपी मुख्य का। लेकिन गोपी मुख्य जो है वो पुष्यमित्र शुंग ही है, कोई अलग नहीं है। तो गोपी मुख्य कौन है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ कहीं ना कहीं सैनिकों से निकाला जाता है, या इसका अर्थ कहीं ना कहीं जो सैनिकों का एक समूह उससे निकाला जाता है। तो शायद इन्होंने सैनिक कार्यवाही करते हुए तख्ता पलट किया, उसके बाद सैनिकों की मदद से जो है तमाम सब जगहों पर बौद्धों के ऊपर अत्याचार करने के प्रयास किए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो इस पक्ष में जाता है कि भाई बौद्ध संहारक रहे होंगे। फिर एक नाम आपको और देखने को मिलेगा जिसमें आप देख रहे हैं एएन घोष का नाम आ जाता है। ब्राह्मणों की असंतुष्टि को, और ब्राह्मण वो जो उस समय अगर आप देखेंगे समाज में अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे। समझ में आ रही बात? सबसे क्या मान रहे हैं? सबसे ऊपर मान रहे हैं, समाज के नेता हैं वो। उन ब्राह्मणों ने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के रूप में एक, मतलब पुष्यमित्र शुंग को एक हथियार के रूप में देखा कि यार ये पुष्यमित्र शुंग ही है जो ब्राह्मण तत्व को लेकर के फिर से पुनरुद्धार कर सकता है, जो कि खुद एक ब्राह्मण भी है। पुष्यमित्र शुंग को यहां पर एनएन घोष जो है वो क्या घोषित करते हैं कि यह भी एक क्या है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो है उनकी असंतुष्टि रही है अभी तक, क्योंकि ज्यादातर बौद्ध शासक, मौर्य शासक जो थे वो बुद्धिज्म को प्रोपगेट करते थे, और इसकी वजह से जो ब्राह्मण प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। बलि प्रथा, यज्ञ, हवन, ये सब चीजें समाप्त सी हो गई थी। तो इस वजह से ब्राह्मण खिन्न हैं और वो पुनरुद्धार चाहते हैं, और वो पुनरुद्धार उन्हें पुष्यमित्र शुंग के रूप में देखने को मिल रहा है। पुष्यमित्र को एक और बौद्ध मठों का नष्ट करके दूसरी ओर ब्राह्मणवादी आस्था के बलि अनुष्ठानों को बहाल करके अपनी स्थिति को उचित ठहराना पड़ा। शायद पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा काम किया, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? एनएन घोष के द्वारा। ठीक है, तो एक बात हमको यहां से पता चलता है। अब ये जितने भी विद्वान हमने आपको बताए, इन विद्वानों का जो कथन है इससे प्रतीत होता है कि चाहे वो सेनापति पुष्यमित्र शुंग हो, चाहे वो राजा पुष्यमित्र शुंग हो, उसने क्या किया है, बौद्धों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न जरूर किया है। ठीक है, बौद्धों का कहीं ना कहीं क्या होगा, उत्पीड़न होगा। और अगर बौद्धों का उत्पीड़न होगा, बौद्धों का उत्पीड़न किया जाएगा, तो निश्चित तौर से अगर आप देखोगे तो यहां पर पुष्यमित्र शुंग को क्या गैर जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर बौद्धों के संहारक के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। इसके समर्थन में विद्वानों के द्वारा जो तर्क दिए गए, जो बातें रखी गई हैं, या जो प्रमाण दिए गए हैं, उन प्रमाणों को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, दो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पहला जो डिवीजन है, पहला जो पोर्शन है, उसमें सीधे तौर पर पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों के उत्पीड़क के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है, उत्पीड़क का आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी परिस्थिति ऐसी भी है कि कुछ शासकों ने स्वीकार किया है कि बौद्धों का उत्पीड़न किया गया क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, लेकिन वो परिस्थितिवश था। तो परिस्थितिवश क्या था? परिस्थिति में क्या बातें बताई गई? परिस्थितिवश जो एक उत्पीड़न जो देखने को मिलता है, उसका क्या संदर्भ है, उसका क्या अर्थ है, यहां पर उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। परिस्थितिवश वाले में कारण क्या है कि पश्चिमोत्तर से अगर देखा जाए तो यवनों का प्रभाव बढ़ रहा था, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि यवनों का कई सारे बौद्धों ने साथ दिया था, बौद्धों ने साथ देने का काम किया। राजा पुष्यमित्र शुंग की चेतावनी के बाद भी बौद्ध मठों का जो प्रयोग था वो किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र स्थलों के तौर पर यवनों द्वारा प्रयोग किया जाना शुरू किया गया था। इसलिए पुष्यमित्र ने एक आज्ञा जारी की थी कि बौद्ध मठों को नष्ट करना है, और जो भी इस तरीके से सहयोगी है
उस प्रकार के जो श्रमण हैं जो यवनों का साथ दे रहे हैं, उन बौद्ध मठों को और बौद्ध जो श्रमण हैं उनको जो है दंडित किया जाना चाहिए, उनका सर काटा जाना चाहिए, या जो भी उनके ऊपर आक्रमण किया जाना चाहिए। तो ये एक परिस्थिति वश वाला भी एक कारण हमको देखने को मिलता है। तो ये स्पष्टीकरण हमको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो अलग तरीके से चीजों को बताते हैं। एक पक्ष के भी आरोप लगाए जाते हैं, जैसे दिव्यावदान है, मंजूश्री मूलकल्प जो है उसमें भी इस तरीके की बात कही गई है। तारानाथ जो कि एक बौद्ध इतिहासकार हैं, जो कि एक तिब्बती इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस तरीके के आक्रमण को स्वीकारा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संहारक के तौर पर हमने यहाँ पर छवि प्रस्तुत की है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पुष्यमित्र के ने उत्पीड़न किया है, इसके विरुद्ध में कुछ तर्क भी आए हैं कुछ इतिहासकारों के, उसको भी एक बार खंगालने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको इतिहासकारों की भूमिका बताई कि वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उसके भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे एक इतिहासकार हैं HC राय चौधरी, उनकी पहली ही किताब है जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग के उग्र नेतृत्व में ब्राह्मणवादी क्रांति की शुद्धता पर सफलतापूर्वक विवाद किया गया है। अर्थात इन्होंने खुद इस चीज पर सफलतापूर्वक जो है वो विवाद किया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य शासन के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया की कोई पराकाष्ठा रही होगी, इसके कोई प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो ये जरूर बताते हैं कि मौर्यों के बाद ब्राह्मण वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग जो है वो गद्दी पर बैठा, पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग इसलिए गद्दी पर बैठा कि मौर्य जो है वो बौद्ध समर्थक थे और समाज जो है वो बौद्धों का समर्थक ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए उसको समाप्त करके ब्राह्मणवादी जो समाज है उसको हमें एस्टैब्लिश करना है, इसलिए इस तख्ता पलट को किया जाए। इसके ठोस प्रमाण उनको नहीं मिलते। इनफैक्ट उनका कहने का अर्थ ये है कि भाई मौर्य शासकों में जो अंतिम मौर्य थे वो कमजोर हो गए थे, अर्थात वो इतने असरकारी शासक नहीं थे और जनता भी उनसे इतना संतुष्ट नहीं थी। और इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है कि जब भी शासक कमजोर होगा तो कोई भी, चाहे बाहरी आक्रांता चाहे भीतर का ही कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति तख्ता पलट करेगा। तो ये एक तख्ता पलट की स्थिति है, ना कि बदले की भावना से प्रेरित कार्य है। ये संयोग है कि वह एक ब्राह्मण था, इसलिए आसानी से आरोप लग जाता है कि उसने बौद्धों के ऊपर क्या किया, उसने उत्पीड़न किया। ये इनका कहना है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जितनी भी रेफरेंस, जो भी चीजें हैं, मैं रेफरेंस बेस्ड आपको बता रहा हूं। फिर वही बात है कि बहुत सारे लोग ना पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो एक बात हमको ये समझ में आ जाती है। फिर मैं आपको यहां पर दिव्यावदान जो है उसके बारे में बताता हूं कि दिव्यावदान ने जो साक्ष्य दिए हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध उत्पीड़क है, तो उसके विरुद्ध उसकी भी जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जा सकती है। एक दिव्यावदान जो है उसमें किसी पुष्यमित्र शासक का वर्णन किया गया है। अब ध्यान से सुनना है इस चीज को कि दिव्यावदान में किसी पुष्यमित्र शासक की बात कही गई है। एक तो दिव्यावदान बहुत बाद की रचना है, बहुत देर में इसमें लिखा गया है। हालांकि उसमें किसी पुष्यमित्र शासक की चर्चा की गई है जिसने बौद्ध धर्म को, बुद्ध के धर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया। ये किसी पुष्यमित्र की बात लिखी गई और वो विशाल सेना के साथ कुक्कुट राम जो बौद्ध विहार है उसके ऊपर आक्रमण करने जाता है, लेकिन सिंह गर्जना से वहां से वापस आ जाता है। तो वो सिंह गर्जना वाली जो बात है वो दिव्यावदान में ही लिखी गई है। वो वहां से लौट करके पाटलिपुत्र आ जाता है, उसके बाद सियालकोट चला जाता है और वहां उसने 100 दिनार एक वो रखा हुआ है, इनाम की पेशकश रखी हुई है कि जो भी श्रवणों का सिर लेकर के आएगा उसको हम क्या करेंगे, 100 दिनार देंगे। तो कुक्कुट राम बौद्ध मठ को ध्वस्त करने का प्रयास उसने किया। श्रवणों का सिर लाने वालों को 1000 दिनार देने, इनाम रखने की बात की गई, पेशकश की गई है। ये सब दिव्यावदान में लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिव्यावदान में जिस पुष्यमित्र की बात की गई है, दिव्यावदान में जिस पुष्यमित्र की बात की गई है, उस पुष्यमित्र को अगर आप देखेंगे तो उसके होने का कोई ठोस प्रमाण वहां पर नहीं मिलता कि ये वही पुष्यमित्र है। ठीक है, ये वही पुष्यमित्र है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दिव्यावदान में पुष्यमित्र की पहचान वो संदिग्ध है
कि ये पुष्यमित्र कौन है। पुष्यमित्र शुंग है, ऐसा कहीं ठोस प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि एस.सी. राय चौधरी जो हैं वो ये बताते हैं कि दिव्यावदान के उत्पीड़क सम्राट पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया है और स्वयं अशोक का वंशज बताया गया उसको। और ये चीज दिव्यावदान की अंतिम पंक्ति से स्पष्ट हो जाती है। अर्थात राय चौधरी क्या बता रहे हैं कि दिव्यावदान के उत्पीड़क जो सम्राट पुष्यमित्र हैं वो पुष्यमित्र शुंग नहीं है, बल्कि वो पुष्यमित्र मौर्य हैं कोई, और ये पुष्यमित्र मौर्य कोई और नहीं अशोक के वंशज हैं। इसलिए ये स्पष्ट नहीं होता कि आखिरकार जो पुष्यमित्र है वो पुष्यमित्र शुंग है या मौर्य है। बेसिकली मौर्य की तरफ टिल्टनेस इनकी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कई बार हम लोग गलती से गलत भी चीजें पढ़ जाते हैं और फिर वो प्रोपगेट होना शुरू हो जाती है। शायद मौर्य वंश का पुष्यमित्र उतना फेमस नहीं था जितना शुंग वंश का पुष्यमित्र इस घटना से फेमस हो गया। तो इसमें तो अशोक का वंशज बताया गया है, वह मौर्य वंश के थे। यह दिव्यावदान की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा गया, और वो पंक्ति क्या है? यदा पुष्यमित्रो राजा प्रघातिता तदा मौर्य वंशा समुच्छिन्नः। अर्थात इन 10 राजाओं की जो कि मौर्य वंश के राजा हैं उसकी गणना कर ली गई है। तो यहां पर इनको मौर्य बताया गया है। यह बड़ी अजीब बात है। फिर एक और अजीब बात भी है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। यही राय चौधरी जी इस बात को भी एनालिसिस करते हैं कि दिव्यावदान में पुष्यमित्र को कभी कभी सेनानी या सेनापति के विशेषण में वर्णित नहीं किया गया, कभी भी। एक्चुअली हम लोगों को मालूम है कि पुष्यमित्र जो है वो सेनापति हुआ करता था। किसका सेनापति हुआ करता था? बृहदत्त मौर्य का। अब यहां पर अगर ये सेनापति बृहदत्त मौर्य था जिसने ये तख्ता पलट किया था, तो वो वर्णित होना चाहिए था दिव्यावदान में, जबकि सेनानी के रूप में वर्णित ना करके इसको हमेशा और हमेशा राजा के तौर पर वर्णित किया गया। तो सेनापति के तौर पर उसका विशेषण नहीं लगाया जाना भी इस बात का संदेह प्रकट करता है कि किस पुष्यमित्र की बात यहां पर की गई है। मौर्य राजा पुष्यमित्र की बात तो नहीं की गई। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अभिलेख जो हैं, जैसे अयोध्या का शिलालेख, मालविकाग्निमित्रम, पुराण, हर्षचरित्र, लगभग सभी में पुष्यमित्र को सेनानी या सेनापति के रूप में वर्णित या संदर्भित किया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो सेनानी है, ये अन्य टेक्स्ट में तो दिखता है। जिन्होंने ऐसी कोई आरोप नहीं लगाए हैं कि ये बौद्ध के उत्पीड़क करता थे, लेकिन दिव्यावदान जिसने बौद्ध के उत्पीड़नकर्ता के तौर पर आरोप लगाए हैं उसमें इनके सेनानी होने का प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, जैसे इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अयोध्या का जो शिलालेख है उसमें क्या लिखा है? कोसलाधिपेन विद्यवश्मेव विद्रश्मेशाजिन सेनापतेः पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धन धर्माज्ञा पितुः फाल्गुन देवस्य केतनम कारितम। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है सेनापतेः पुष्यमित्रस्य। ठीक है जी। तो यहां पर भी यह बताया गया कि अयोध्या का जो शिलालेख है उसमें पुष्यमित्र को सेनापति के रूप में वर्णित किया गया है कि अयोध्या के राजा कौशिकी पुत्र धनदेव के 6वें पुत्र के द्वारा सेनापति पुष्यमित्र के लिए आयोजित किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यह बनवाया गया। ऐसा कुछ वर्णन यहां पर हमको अयोध्या शिलालेख का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने कोई शाही उपाधि धारण की ही नहीं थी। पुष्यमित्र कोई राजा था ही नहीं, वो केवल सेनापति या सेनानी के रूप में पसंद किया जाता था। इसीलिए इतिहासकारों ने लिखा कि शुंग वंश में पहला राजा जो है, राजा की उपाधि से जो गद्दी को धारण करता है, वो इनका बेटा है अग्निमित्र पहला राजा है, जबकि ये केवल सेनानी के रूप में ही सेना को, मतलब शासन को आगे बढ़ाते हैं। फिर अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे मंजूश्री मूलकल्प की बात करें तो मैंने आपको बीच में गोपी मुखियों की बात बताई थी। तो गोपी मुख्य नाम के एक राजा को बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में दर्शाया गया, किसमें? मूलकल्प में। अब यहां पर यह समझना है कि इसमें जो गोपी मुख्य है वो कौन है। गोपी मुख्य का मतलब यहां पर क्या है? श्री जायसवाल जी का एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया था कि उन्होंने गोपी मुखियों की पहचान जो है वो मौर्य राजा के ठीक बाद आने वाले पुष्यमित्र से की है। लेकिन बागची जो इतिहासकार थे जो इस बात का समर्थन करते हैं, उन्होंने बताया कि गोपी मुखियों का अर्थ क्या हो सकता है।
जैसे गोपी मुखियों का अर्थ हो सकता है सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख। ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया है, स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन ऐसा होने के पीछे, ऐसा कहने के पीछे उनका कारण है कि गोमिका एक शब्द है जो कि संस्कृत गौल्मिका का एक नियमित प्राकृत रूप है, यानी कि गौल्मिका से गोमिका शब्द बना, और गौल्मिका जो है उसका मतलब सेना के प्रमुख के तौर पर है, सेना के एक ग्रुप के प्रमुख के तौर पर है। गोपी मुख्य का अर्थ भी इसी रूप से लिया जाता है कि एक सैन्य प्रभाग या उसका एक प्रमुख। और फिर यहां से स्पष्ट होता है कि भाई ये एक सेना के प्रमुख की बात करी जा रही है, गोपी मुख्य के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि भाई यहां पर ये पुष्यमित्र वही पुष्यमित्र है कि कोई अन्य पुष्यमित्र है। फिर मंजूश्री मूलकल्प के लेखक की कालक्रम जो है वो भी भ्रामित हैं। वो भी भ्रामित कैसे हैं? मंजूश्री मूलकल्प में जो मौर्य वंश का जो एक ये दिया गया है, कालक्रम दिया गया है, उसमें आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अशोक को चंद्रगुप्त और बिंदुसार से पहले का शासक बता दिया गया है, और दुनिया जानती है कि अशोक जो है वो चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद आने वाले शासक हैं। तो ये एक्सेप्टेंस सही से हो नहीं पाती। तारानाथ जी की अगर हम बात कर लें तो तारानाथ जी के इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में समर्थन होता हुआ, स्पष्ट समर्थन होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि तारानाथ ने जो अपने उदाहरण दिए थे उसमें उन्होंने तीर्थक नाम के किसी व्यक्ति की, तीर्थकों या तीर्थकों नाम के या विधर्मियों के नाम के किसी आक्रमणकारी की बात की है, जिसने जालंधर से लेकर के जो है मगध तक कई सारे बौद्ध मंदिरों और मठों को क्या कर दिया था, और भिक्षुओं को जो है वो नष्ट कर दिया था, ना कि किसी पुष्यमित्र ने। तो वो पुष्यमित्र नहीं, तीर्थकों की बात करते हैं। तारानाथ की बात यहां पर है कि तीर्थकों या विधर्मियों नाम के आक्रमणकारी थे जिन्होंने जालंधर से लेकर मगध तक मंदिरों को जलाया और बौद्ध भिक्षुओं को मारा, ना कि पुष्यमित्र ने। ठीक है, इसलिए तारानाथ जो है वो पुष्यमित्र को भी सेनानी या सेनापति के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं, और पुष्यमित्र शुंग के लिए जो लिंक है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता। फिर पुष्यमित्र शुंग को लेकर के कुछ सहिष्णुता के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे भरहुत शिलालेख, कि भैया अगर वो बौद्ध धर्म को नष्ट ही करने वाले व्यक्ति थे तो बौद्ध धर्मों के स्मारक हमको यहां पर देखने को क्यों मिल रहे हैं जो उन्हीं के द्वारा निर्मित हो रहे हैं। जैसे भरहुत शिलालेख की बात करें तो शुंगों के शासन काल के दौरान एक बौद्ध स्मारक का निर्माण दर्ज कराया जाता है, भरहुत शिलालेख में हमको देखने को मिल रहा है। भरहुत शिलालेख में शुंग नरंजे, ये इया और ज के साथ बना हुआ है, शुंग नरंजे नाम का एक स्पष्टीकरण है। शुंग नरंजे मतलब शुंगों के द्वारा निर्मित, शुंगों के राज्य में निर्मित या शुंगों के द्वारा निर्मित। हालांकि वो कौन सा शुंग है ये नहीं है। तो कई बार पुष्यमित्र के साथ साथ पूरे शुंग वंश पर यह आरोप लगता है कि शुंगवंशी शासक जो थे वो बौद्धों के उत्पीड़क थे, जबकि शुंग वंश के शासकों ने यहां पर यह दिखाया कि मतलब लिखा हुआ है कि ये शुंगों के द्वारा निर्मित है। मतलब शुंगों का शासनकाल है या नहीं है, लेकिन शुंगों के शासनकाल का समकालीन है। राय चौधरी बताते हैं कि शुंगों की संप्रभुता के दौरान इसको बनाया गया है, पर किस शुंग शासक ने बनाया है ये स्पष्ट जरूर नहीं है, लेकिन भले ही इसको शुंग शासकों के समय में बनाया गया। इसी तरीके से मालविकाग्निमित्रम को आप देख लीजिए। मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र के जो बेटे हैं अग्निमित्र, तो पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र की रानी के दरबार से जुड़ी पारिव्राज्यिका का विश्वास और गरिमा की स्थिति का उल्लेख है। पारिव्राज्यिका कौन है? बौद्ध भिक्षुणियों को कहा जाता है। किनको? बौद्ध भिक्षुणियां, उनके अर्थ में इसका अर्थ निकाला गया पारिव्राज्यिका का, कि जो रानी है, रानी के दरबार में अगर आप देखोगे अग्निमित्र की जो रानियां हैं उनके दरबार में पारिव्राज्यिका को काफी सम्मान मिला है, उसको काफी विश्वास मिला है, उसकी काफी गरिमापूर्ण उल्लेख उसमें किया गया है। तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म के प्रति आदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सम्मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उसे चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। सांची स्तूप की आप बात करोगे तो सांची स्तूप में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। सांची स्तूप का शुंग वंश से काफी अच्छा आपको संबंध देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के काल में अगर आप देखेंगे, शुंग वंश के काल में अगर आप देखेंगे तो जो सांची है उसको पत्थर से ढका गया विस्तार पूर्वक,
हालांकि सांची का एस्टेब्लिशमेंट इनके समय में नहीं हुआ है, सांची का एस्टेब्लिशमेंट तो अशोक के समय में हुआ है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कहते हैं कि इसको नष्ट किया गया, लेकिन अग्निमित्र के समय में इसको क्या किया गया, इसे पुनर्निर्मित किया गया। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने शायद किसी कारण से इसको नष्ट किया, लेकिन इसके बाद इसके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण कराया और जो इनके ऊपर एक गोलाकार आकार की पीठ दिखाई देती है वो यहाँ पर निर्मित कराई गई है। ये सांची स्तूप के बारे में वर्णित होता है। वो चीज यहां पर दोबारा लिख दी मैंने, ये सांची स्तूप के ऊपर का जो कवर है वो आपको यहां पर लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि ये प्रमाणित करती हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय में या फिर शुंग शासकों ने कई जगहों पर आप देखें तो बौद्धों को प्रिजर्व भी किया है। जैसे सांची स्तूप में जो तोरण इत्यादि बनाए गए हैं, वो तोरण भी कई जगहों पर शुंगों के द्वारा निर्मित हैं। अच्छी तरीके से उसको अलंकृत किया गया है, जातक कथाएं उसमें जो है वो शामिल की गई हैं। तो शुंग काल में ये बौद्ध कला का एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है सांची स्तूप के तौर पर, निश्चित तौर पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर उल्लेख है। श्रीलंका, शायद उस समय श्रीलंका के नाम से ना जानी जा रही हो, किसी अन्य नाम से जाने आ रही हो। तो दत्तगामिनी, श्रीलंका के एक दत्त से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दत्तगामिनी। और दत्तगामिनी जो हैं, उनके समय में महावंश में वैशाली और राजगृह में हजारों बौद्ध भिक्षुओं के साथ कई सारे मठों का उल्लेख किया गया। और इसकी जो समय सीमा बताई गई है, समय काल बताया गया है, वो ईसा पूर्व 101 के आसपास का है, 101 से 77 के आसपास का है, जो कि शुंगों के काल को रिप्रेजेंट करता है। और उस समय राजगृह में हजारों बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठों के निर्माण का उल्लेख मिल रहा है। तो फिर ये इस बात को कहीं ना कहीं काटता हुआ नजर आता है कि हमेशा उत्पीड़क ही रहे थे, समर्थक के तौर पर भी दिखाता हुआ दिखता है। बोधगया में बौद्ध रेलिंग की बात होती है। बोधगया में स्तूपों में बौद्ध रेलिंग बनाई गई है। और जो ये बौद्ध रेलिंग बनी हुई हैं, जिनमें कुछ रानियों के नाम हैं, जैसे कुरंगी, कुरंगी, या एक और नाग देवी, नाग देवी, इस तरीके के रानियों के द्वारा बौद्धों को दान की बात कही गई है। बौद्धों को दान करते हुए कुछ चीजें वहां पर दर्ज कराई गई हैं कि बौद्ध धर्म में जो शुंग वंश की कुछ रानियां, उनके द्वारा कुछ दान दिया गया। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीजें स्पष्ट करती हैं कि जहां एक और कई इतिहासकार ये बताते हैं कि शुंगों का जो काल है वो बौद्धों के लिए एक उत्पीड़न प्रकट करता है, वहीं कई इतिहासकार और प्रमाण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भले ही ब्राह्मण धर्म का इसमें प्रचार प्रसार हुआ, परंतु बौद्धों को भी संरक्षण और बौद्ध कला को भी संरक्षण इसमें दिया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया था, यह भी दिखाई देता है। और हालांकि कई जगहों पर इसके ठोस प्रमाण नहीं मिलते, परंतु इतिहासकारों के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी तरफ उसके द्वारा यह भी दिखाया जाता है कि वो बौद्धों का संरक्षण करता है। इसके बारे में कई सारे प्रमाण हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये है इसका पूरा कंक्लूजन। आपको इस कंक्लूजन से क्या समझ में आया वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता का संकेत देता है? भरूत शिलालेख है, सांची स्तूप का विस्तार है, मालविकाग्निमित्रम में परिवाज्रिका का उल्लेख है, या मूल मंजूश्री मूल कल्प का कथन जो मैंने आपको बताया वो है। नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर चुनना है आपको, और इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगा। ठीक है, आपको इसका सही उत्तर टेलीग्राम से मिलेगा। VIRADDUBEY01, ये हमारा टेलीग्राम है। अभी आपको स्कैनर आगे दे दूंगा, वहां से स्कैन करके जुड़ जाइएगा। एक और प्रश्न है, शुंग काल में सांची स्तूप का पत्थर से आवरण और तोरणों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है?
बौद्ध विरोध का, बौद्ध स्थापत्य संरक्षण और विकास का, ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का, या हिंदू अनुष्ठान पुनरुत्थान का? ये आपको बताना है। और बताना है ये एक क्वेश्चन जो 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी की इतिहास वैकल्पिक विषय में, इतिहास वैकल्पिक जो विषय है उस वैकल्पिक विषय में पूछा गया एक स्पष्ट रूप से इसी जगह से पूछा गया एक प्रश्न है। कह रहे शुंग काल के दौरान कला एवं वास्तु का विकास इस धारणा को मिथ्या सिद्ध करता है कि वे बौद्ध विरोधी थे। यानी शुंग काल जो है या शुंग जो है वो बौद्ध विरोधी थे, इस बात को मिथ्या सिद्ध करता है कौन? वास्तुकला, कला और वास्तुकला। और मैंने आपको दिखाया। तो कला और वास्तुकला में आप साहित्य का उदाहरण दे सकते हैं जो मैंने आपको बताए, साथ ही साथ आप जो है जो वास्तुकला में आपने स्तूप और मठों के निर्माण की बात की उसका उदाहरण दे सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। 15 नंबर यहां से कमाए जा सकते हैं। इसी तरीके से किसी अन्य चीज को लेकर के मैं फिर प्रकट होऊंगा। जाते जाते फिर आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रैंड इंडियन सेल लागू हो चुकी है। विरद लाइव कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए 11 तारीख से पहले और फटाफट से हमारे लेक्चर के साथ जुड़ जाइए। प्रतिज्ञा प्लस ये बैच है, इसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। मैं आपको वहां पर हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा। आप हमसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोड का इस्तेमाल जरूर करें जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ये आपको सर्च करना है, इसको मत सर्च कीजिएगा, ये सर्च कीजिएगा विरद दुबे 01, ये हमारा टेलीग्राम है। या आप इसे स्कैन कर सकते हो सीधा विरद दुबे 01 या @विरद दुबे 01 लिख करके आप इसे स्कैन कर लो या फिर सीधा लिख करके टाइप कर लो। यहीं पर इसकी PDF और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम है हमारा विरद लाइव और ईमेल है हमारा virad.dube@studiiq.com। फिर किसी प्रश्न के और संदर्भ में आपका व्याख्या करते हुए मैं आपके सामने फिर प्रकट होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।